हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर ग्रेन फॉर बॉन्डिंग क्लास ट्यूटोरियल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेरिया की लाइफ साइकिल। नाउ इससे पहले हमने जो भी फंजाई पढ़ी थी, कई सारी फंजाई पढ़ी थी जिसकी लाइफ साइकिल अपन ने पढ़ी, वो अलग अलग सब डिवीजन की थी। जैसे अपन ने बात की थी मेस्टिगोमाइकोटिना की, जाइगोमाइकोटिना की, एस्कोमाइकोटिना की, बेसिडियोमाइकोटिना की। नाउ अब जो अपन आज जो ले रहे हैं, ये जो फंगस है, ये फंगस किसकी है? ड्यूटेरोमाइकोटिना सब डिवीजन की फंजाई है। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है ये अपने आप में फंजाई इम्परफेक्ट कहलाती है, यानी कि अपूर्ण फंजाई या अपूर्ण कवक कहलाती है। अपूर्ण कवक क्यों कहलाती है? क्योंकि ड्यूटेरोमाइकोटिना में उन सभी कवक को रखा गया है जिनकी लैंगिक अवस्था अभी तक ज्ञात नहीं है, या जिनकी लैंगिक अवस्था में ह्रास पाया जाता है, रिडक्शन पाया जाता है, और इनकी लैंगिक अवस्था का पता अभी तक नहीं चला। हालांकि इसके अंदर जो कोनिडिया बनते हैं वो एस्कोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइकोटिना के कुछ सदस्यों से मिलते जुलते बनते हैं, और जब कभी भी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजी गई है तो उसके आधार पर इनको या तो एस्कोमाइकोटिना में रखा गया है या बेसिडियोमाइकोटिना में रखा गया है। तो आज जो फंगस पढ़ रहे हैं अपन, वो फंगस कौन सी है? ऑल्टरनेरिया, और ये एक ड्यूटेरोमाइकोटिना की सदस्य है। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं, वर्गीकरण स्थिति की। तो प्रभाग या डिवीजन तो कौन सा हो गया इसका? यूमाइकोटा हो गया। देन सब डिवीजन कौन सा इसका? ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसकी जो क्लास है वो मोनिलियंस है। इसका जो कुल है वो डिमासिएसी है, और इसका जो जीनस है वो जीनस कौन सा है? ऑल्टरनेरिया जीनस है। नाउ इसकी अपरेंस की बात करते हैं, प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। ऑल्टरनेरिया जो है वो भी एक विश्वव्यापी कवक है, यानी कॉस्मोपॉलिटन कवक है, और जहाँ कहीं पर भी जिस किसी देश में भी आलू की खेती या अपन देख रहे हैं कि जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली की है खेती की जाती है, वहाँ पर ये सामान्य तौर पर मिलता है। कॉस्मोपॉलिटन विश्व के सभी भागों में मिलता है। नॉर्मली इसकी जो स्पीसीज होती है वो मृतोपजीवी प्रकार की है, और भूमि के अंदर पड़े सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर ग्रोथ करती है, उससे अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी कि विकल्पी परजीवी के तौर पर होती है, और विकल्प होने पर ये कैसे हो जाती है? पैरासिटिक हो जाती है, और कई पौधों में रोग उत्पन्न करती है। जैसे अपन देखते हैं कि ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज रोग उत्पन्न करती है। आलू की फसल का हर साल काफी ज्यादा मात्रा में जो नुकसान होता है वो इस फंगस के द्वारा होता है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कवक है, क्योंकि ये हमारी आलू की खेती को क्या करती है? नष्ट करती है। देन ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली की जो पौधे हैं, जैसे पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, इनके ऊपर पर्णचित्र रोग, लीफ स्पॉट रोग उत्पन्न करती है। साथ में ऑल्टरनेरिया टेनुइस जो है वो गेहूं के दानों के ऊपर ब्लैक पॉइंट डिजीज, कई बार अपन देखते हैं गेहूं के दाने को हल्के हल्के काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? ऑल्टरनेरिया टेनुइस की वजह से होते हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेरिया टिट्रिसिना जो है ये गेहूं के पौधों के अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज, यानी कि जो इसके नवोत्पित प्लांट होते हैं, जो भूमि से उगते हैं, नए प्लांट उगते हैं, पौधे छोटे छोटे प्लांटलेट्स, उनके अंदर ये लीफ ब्लाइट डिजीज उत्पन्न करती है। इसी तरह से ऑल्टरनेरिया कुकुमेरिना जो है वो क्यूकरबिटेसी फैमिली के पादपों में रोग उत्पन्न करती है। तो मैक्सिमम स्पीसीज इसकी कैसी है? मृतोपजीवी, लेकिन ये फैकल्टेटिव पैरासाइट के तौर पर कुछ पादपों में रोग उत्पन्न भी कर सकती है। नाउ थैलस की बात कर लेते हैं। इसका थैलस कैसा है? क्योंकि अभी अपन ने बताया ये फंजाई इम्परफेक्ट टाइप है, तो इसके अंदर अपन को लैंगिक अवस्थाएं दिखाई नहीं देती है, केवल क्या दिखाई देती है? अलैंगिक अवस्थाएं दिखाई देती है। थैलस जो है इसका सरल प्रकार का शाखित है, पटयुक्त है। पट कैसे होते हैं इसके? सिंपल प्रकार के पट है, और सामान्यतः इसके स्पीसीज के अंदर बहुकेंद्र की कोशिका, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कोशिकाएं दिखाई देती है। कोशिका में एक से ज्यादा केंद्र को दिखाई देते हैं। नॉर्मली इसका जो माइसीलियम होता है वो इनिशियल स्टेज के अंदर तो हाईलाइन होता है, काचार। हाईलाइन का हिंदी वर्ड है काचार। काचार का मतलब क्या होता है? कांच की जैसी आभा, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई देती है।
लेकिन लेटर ऑन जब इसका माइसीलियम पूरा डेवलप हो जाता है होस्ट के अंदर तो हल्के भूरे रंग का या कत्थई रंग का दिखाई देता है। देन इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, माइसीलियम की एक यूकैरियोटिक कोशिका जैसी इसमें सभी प्रकार की कोशिका हमको दिखाई देते हैं। अब मेनली बात करते हैं किसकी, इसके रिप्रोडक्शन, क्योंकि लाइफ साइकिल के अंदर किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं। अभी अपन ने बताया क्योंकि ये कैसी है, ड्यूटेरोमाइकोटिना का सदस्य है, इसलिए इसमें लैंगिक रंग नहीं मिलता है, केवल आफ्टर इसके अंदर अलैंगिक रंग की स्टेज ही खोजी गई है। और अलैंगिक रंग जो है वो भी किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। तो ये जो इसका माइसीलियम जो है, ये माइसीलियम क्या करता है, होस्ट के अंदर, यहाँ आपने एक आलू के पत्ती का वीटीएस निकाल के रखा है, यहाँ पे देखें वीटीएस का डायग्राम बना रखा है वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन का। तो यहाँ पर देखें कि जो इसका माइसीलियम है वो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों है, यानी कि कोशिकाओं के बीच बीच में तो ग्रोथ करता ही है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर भी ग्रोथ करता है, क्योंकि इसमें हॉस्टोरिया का अभाव होता है, हॉस्टोरिया नहीं होते, चुस्कंग नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में इसका माइसीलियम इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों है, कोशिकाओं के बीच में और कोशिकाओं के अंदर भी, जहाँ से ये पोषण प्राप्त करता है। नाउ जब ये अच्छी मात्रा में ग्रोथ कर लेता है तो उसके बाद में इसके कुछ तंतु जो है बाहर की तरफ निकलते हैं, जिसको अपन कोनिडियोफोर बोलते हैं। और ये जो कोनिडियोफोर है, इन कोनिडियोफोर के ऊपर अपन देखते हैं पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार की या तर्कु रूपी आकार की या ऑबक्लेवेट या ऑबक्लेवेट मतलब होता है प्रतिमुग्धर आकार, मुग्धर का उल्टा शेप है ना, प्रतिमुग्धर या ऑबक्लेवेट जिसको अपन बोलते हैं, उस आकार की अपन को कोनिडिया दिखाई देती है। कोनिडिया भी देखते हैं कि जिसके अंदर कई सारे पट दिखाई देते हैं, ट्रांसफर पट दिखाई देते हैं, और ये कोनिडिया हवा के द्वारा बिखरती है और अंकुरन करके क्या बनाती है, जर्म ट्यूब बनाती है, ये जर्म ट्यूब नए पादपों को संक्रमित करती है। ये कोनिडिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जब अपन देखते हैं फसल जाने वाली होती है, उस समय ये जमीन पर गिर जाती है और वहां मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर अपना पोषण प्राप्त करता है। कई बार ये लंबे समय तक विश्राम अवस्था में पड़ जाते हैं अगले फसल के लिए, जैसे ही अगली फसल आती है उसको ये रोग संक्रमित करते हैं। नाउ यहाँ अपन इसका थोड़ा सा जो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो है, क्योंकि ये भारत के अंदर जो पोटैटो या आलू की खेती की जाती है उसमें ये सामान्य रोग फैलता है, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसकी भी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो आलू के अंदर जो रोग उत्पन्न करती है वो क्या करती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करती है। अब ब्लाइट का मतलब क्या होता है, ब्लाइट अपने आप में एक डिजीज सिम्टम्स है, अपनी एक पूरी यूनिट है डिजीज सिम्टम्स के ऊपर, उसमें अपन इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं, ब्लाइट का मतलब होता है जैसे जल गया है, पादप जैसे जल गया है ना, पत्तियां मुरझा जाती है, बुरे रंग की हो जाती है, इसके अंदर जैसे पौधा जल गया है, इस प्रकार के सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, ब्लाइट बोलते हैं। और अर्ली ब्लाइट मतलब कि पौधा जब उगता है, नवोत्पित होते हैं, उस समय ही इसकी पत्तियों के अंदर संक्रमण हो जाता है। इस कारण से अर्ली स्टेज पर ही जो अपन बीज डालते हैं उससे पौधे की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है, तो बीज कृषकों को बीज का नुकसान होता है। नाउ बात कर लेते हैं इसके पैथोजन की, इसका रोग कारक क्या है। तो अभी अपन ने बताया इसकी ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो है उसके द्वारा ये पोटैटो में रोग उत्पन्न होता है। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो किस्म है उसके द्वारा होस्ट क्या हो गया, इसका पोटैटो हो गया, यानी कि आलू इसका होस्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज की बात करें, वितरण की, तो सबसे पहले ये जो डिजीज है वो देखे हैं तो विश्व के अंदर अमेरिका के अंदर ये रिपोर्ट हुई थी, और आज की तारीख में ये पूरे विश्व में जहाँ कहीं पर भी आलू की खेती की जाती है वहाँ पर ये रोग उत्पन्न करती है। इसकी करीब 300 से अधिक जातियां जो है अब तक खोजी जा चुकी है ऑल्टरनेरिया की। नाउ जो लेट ब्लाइट डिजीज है, अर्ली ब्लाइट डिजीज है, इसको भारत के मैदानी क्षेत्र में जहाँ कहीं पर भी आलू की खेती होती है वहाँ पर ये रोग सामान्य से दिखाई देता है। डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या है, डिजीज के सिम्टम्स सबसे पहले आलू की पौधे की निचली पत्तियों के ऊपर दिखाई देने लगते हैं, और वहाँ पर अपन देखते हैं कि छोटे छोटे हल्के भूरे धब्बे जो है वो भूरे धब्बे दिखाई देंगे। लेटर ऑन ये जो धब्बे होते हैं ये फैलते जाते हैं और नॉर्मली कैसे होते हैं, गोल आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन जिस जगह पर आलू की पत्ती की सिराएं होती है उस सिराओं पर अपन देखते हैं कई बार ये एंगुलर, जैसे यहाँ सिरा है यहाँ पर अपन को एंगुलर रूप में भी ये धब्बा दिखाई देता है।
अगर इन धब्बों को अपन हैंड लेंस से, सामान्य हैंड लेंस से ही देखें तो अपने को इन धब्बों के अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती है। इस तरह की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती है। ये किसकी वजह से होता है कि जगह जगह पर क्लोरोसिस होने की वजह से बीच बीच में क्या जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, जिससे ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे टारगेट बोर्ड होता है ना, जिसके ऊपर अपन निशाना मारते हैं, उस तरह का टारगेट बोर्ड जैसे धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे लगातार फैलते रहते हैं। अल्टीमेटली पत्ती कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है, भूरे रंग की हो जाती है और सारी पत्तियां, शुरू में निचली पत्तियों के अंदर रोग उत्पन्न होता है, बाद में ऊपर की पत्तियों के अंदर भी रोग होना लग जाता है और पूरा पूरा पौधा जो ऊपर से है वो मुरझा जाता है। और ज्यादा संक्रमण की अवस्था में जो नीचे की तरफ ट्यूबर लगता है, आलू के जो कंद लगते हैं, उन कंद के अंदर भी अपन देखते हैं कि इस प्रकार के हल्के धब्बे बनना शुरू करते हैं, जो लेटर ऑन 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर के भी हो जाते हैं। और अब ये धब्बे कैसे होते हैं, डार्क भूरे या काले रंग के धब्बे हो जाते हैं और अंदर की जो टिश्यू है वो टिश्यू गलने लगता है, उत्तर जो है वो गलन हो जाता है इसके अंदर। तो ये जो ट्यूबर है यानी ये जो कंद है उसको नुकसान पहुंचाता है और फाइनली जो पूरी फसल है वो पूरी फसल कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट कवक है जो आलू की फसल को नष्ट करती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन अभी मैंने बताया जो कि फंजाई इम्परफेक्ट है, इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, वो भी किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा ही होता है। तो इसके तो माइसीलियम में नॉर्मली होस्ट जो है आलू की पत्तियां है, कंद जो है उसके अंदर इंटरसेल्युलर इसका माइसीलियम ग्रोथ करता है। शुरुआती स्टेज में ये कैसा होता है, हाईलाइन होता है, काचा होता है। लेटर ऑन ये कैसा रंग रहेगा, डार्क भूरे रंग का या हल्के कत्थे रंग का माइसीलियम बनता है और फिर इससे कुछ तंतु ऊपर की तरफ बनते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर बोलते हैं। इन कोनिडियोफोर के सिरे पर अपन देखते हैं कि मल्टीसेलुलर पायरिफोर यानी कि नाशपाती आकार की या ऑबक्लेवेट यानी कि प्रति मुद्र आकार या प्रति अंडाकार आकार की कोनिडिया बनती है, जिनके ऊपर कई सारे सेप्टा होते हैं। जब ये कोनिडिया हवा के द्वारा बिखरती है तो जमीन पर आकर गिर जाती है और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। कई बार इसकी वाइटेबिलिटी जो है वो 17 से लेकर 18 महीने तक की इसकी वाइटेबिलिटी है, यानी कि अगर एक साल आलू की फसल छोड़ते और अगले साल फिर करें तब भी इनके अंदर संक्रमण की संभावना रहती है। अब जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, नया फसल उगाएंगे अंदर, तो उस समय ये कोनिडिया के होंगे, अंकुरित होंगे और इसमें से जर्म ट्यूब निकलेगी और जर्म ट्यूब निकल कर ये क्या करेंगे, नए पादपों को संक्रमित करेंगे। अब नए पादपों को संक्रमित करने का मतलब क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर जहाँ स्टोमेटा है उन स्टोमेटा के अंदर ये जो नाल है इसकी जो जर्म ट्यूब बनती है, ये जर्म ट्यूब अंदर की तरफ घुसकर एक फूली हुई संरचना बनाएगी। उस फूली हुई संरचना को अपन क्या बोलते हैं, एप्रीसोडियम बोलते हैं। पहले भी वीडियो जो अपन ने बताया उसमें जनरल प्रैक्टिस बता चुके हैं कि एप्रीसोडियम या आस्कांग क्या होता है और अंदर की तरफ जाकर ये वापस वैसा वैसा माइसीलियम बनाएंगे। तो ये तो हो गया क्या, इसके रिप्रोडक्शन की बात हो गई। नाउ नेचर एंड रीअकरेशन ऑफ डिजीज, अभी मैंने बताया कि इसके जो फसल चक्र है, इसके जो कोनिडिया है वो कितने हो सकते हैं, 17 से लेकर 18 महीने तक जीवित रह सकते हैं। तो 1 से 2 साल तक इसके अंदर फसल चक्रण के अंदर ये संक्रमित कर सकते हैं आलू की फसल को। इसके कंट्रोल मेजर्स की बात कर लेते हैं कि कंट्रोल कैसे करेंगे इसको या इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो एक तो है सस्यावर्धन, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हो गया, एक साल अपन ने आलू की खेती की है तो अगले साल अपन दूसरी फसल करेंगे। अगर सेम फसल उसी फील्ड के अंदर करते हैं तो इसके संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा रहती है। दूसरा, जो आलू की फसल अगर अपन ने ली है और उसमें अगर कुछ संक्रामक पादप है तो जैसे ही अपन फसल लेते हैं उसके बाद में फील्ड से अपन आलू के जितने भी पार्ट हैं, जो भी टहनियां पत्तियां जो भी है जो संक्रमित है, उन सबको अपन को हटाकर वहां पर उनको जला देना चाहिए। साथ में जो सॉइल है उस सॉइल का ट्रीटमेंट करना चाहिए बॉर्डेक्स मिक्सर से या बॉर्डेक्स मिक्सर से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि भूमि जो है वो कैसी हो जाए, विसंक्रमित हो जाए। तो क्रॉप रोटेशन इसका सबसे अच्छा रोकथाम का तरीका है ताकि हम फसल को संक्रमण से रोक सकें। तो ये पूरी लाइफ साइकिल किसकी थी, ऑल्टरनेरिया की लाइफ साइकिल थी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपने डिटेल माइकोटिना का ही दूसरा सदस्य पॉलिट्राइकम है उसके ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।